हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल कर देगी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमीकरण की विशेषता है? तो इसमें उपयुक्त सभी आधार्मिक प्रक्रिया भी है ये, तटस्थ अवधारणा भी है ये, और मूलगत अधिमान्यताएं भी हैं। पाश्चात्यकरण या पश्चिमीकरण एक व्यापक अवधारणा है जिसे एम.एन. निवासन ने प्रस्तुत किया। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया, पश्चिमीकरण क्या है? इसका संबंध किससे है? प्रक्रिया से है। में भौतिक संस्कृति एवं अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन का समावेश है। बी. कुप्पुस्वामी के अनुसार श्रीनिवासन की पश्चिमीकरण की अवधारणा में मुख्यतः 3 श्रेणियों की बात सम्मिलित है। पहला है व्यवहार, जिसमें खान पान संबंधी, वेशभूषा, नृत्य आदि आते हैं। दूसरा है ज्ञान संबंधी, जैसे साहित्य, विज्ञान आदि, एवं मूल्य संबंधी, जैसे मानववाद, समतावाद, सार्वभौमिकतावाद इत्यादि। पश्चिमीकरण नैतिक रूप से एक तटस्थ अवधारणा है। कैसे? कि यह अवधारणा केवल परिवर्तनों का विश्लेषण करती है। कोई परिवर्तन अच्छा है या बुरा है, इस अवधारणा इस विचार से दूर है। जैसे कि समाजशास्त्र की विशेषता यह है कि वह सिर्फ समस्याओं का अध्ययन करती है, उसका निराकरण नहीं करती। उसी प्रकार संस्कृतिकरण की भी यह तटस्थ अवधारणा है कि ये परिवर्तन को देखती है, लेकिन अच्छा है वो परिवर्तन या बुरा परिवर्तन है, इससे दूर है। पश्चिमीकरण एक जटिल एवं बहुआयामी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें प्रभाव देखा जाता है सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी तथा अन्य क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखा जाता है। पश्चिमीकरण आधार्मिक प्रक्रिया है। लॉर्नर ने भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तन के लिए पश्चिमीकरण की अपेक्षा आधुनिकीकरण को ज़्यादा पसंद किया। निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण उनमें से नहीं है? पश्चिमीकरण एक संकुचित व सीमित अवधारणा है। पश्चिमी केवल पश्चिम के प्रभावों का परिचायक है। यह एक स्थानीय लेवल है। इससे विदेशी संरक्षण का भाव उत्पन्न नहीं होता। इसमें ऑप्शन सही है बी। पश्चिमीकरण केवल पश्चिम के प्रभावों का परिचायक है। डेविड लॉर्नर ने पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण दोनों की उपयुक्तता पर विचार करके आधुनिकीकरण को स्वीकार किया। उनके अनुसार आधुनिकीकरण में सार्वजनिक संस्थाएं और निजी आकांक्षाओं को स्पर्श करने वाली एक विक्षोभकारी प्रत्यक्षवादी भावना निहित है। विक्षोभकारी प्रत्यक्षवादी भावना निहित है, पर प्रत्यक्षवादी भावना ही पर्याप्त नहीं है। पश्चिमीकरण शब्द कई कारणों से अनुपयुक्त है। वह अत्यधिक स्थानीय लेबल है और जिस आदर्श का अनुकरण किया जा रहा है वह कोई पश्चिमी देश न होकर जापान या भारत हो सकता था। लॉर्नर द्वारा पश्चिमीकरण की बजाय आधुनिकीकरण को स्वीकार करने में एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि मध्य पूर्व में जो उसका कार्य क्षेत्र था, शिक्षित लोग आधुनिक पैकेज चाहते हुए भी अमेरिका या रूस का बना लेबल स्वीकार नहीं करते। पश्चिमीकरण से यह चिढ़ मध्य पूर्वी स्वसमूह केंद्रिता का परिणाम है, जो राजनीतिक दृष्टि से उग्र राष्ट्रवाद में और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विदेशी भय में अभिव्यक्त होती है। एक लाइन आपको यहाँ बतानी है कि श्रीनिवासन ने प्रारंभ में ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया, बाद में कुछ संशोधन करके इस शब्द के स्थान पर संस्कृतिकरण शब्द स्वीकार किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। योगेंद्र सिंह का मानना है कि संस्कृतिकरण ब्राह्मणीकरण की अपेक्षा अधिक व्यापक अवधारणा है। अगर इसको ब्राह्मणीकरण करके यूज करते तो ये जातिबद्ध हो जाती, एक जाति में केंद्रित हो जाती। तो जाति तो वैसे ही बंद व्यवस्था है, तो इसलिए इन्होंने संस्कृतिकरण का प्रयोग किया। ये व्यापक अवधारणा है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से परंपरागत जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं, बल्कि एक लंबे समय से चली आ रही विरोधी भावना का प्रकटीकरण होता है तथा इसका समर्थन हेराल्ड गोल्ड
के विचारों से भी प्राप्त होता है। जब उच्च जाति हिंदू चेतना या अचेतन रूप से निम्न हिंदुओं के व्यवहारों को अपनाते हैं, अनुकरण करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे असामाजिकरण कहा जाता है। जब उच्च जाति हिंदू चेतना या अचेतन रूप से निम्न जाति हिंदुओं के व्यवहार प्रतिमान को अपनाना या अनुकरण करते हैं, तो उसे विसंस्कृतिकरण, असंस्कृतिकरण, इस प्रक्रिया को मजूमदार ने विसंस्कृतिकरण कहा है। यही आपको पढ़ाना था कि मजूमदार ने विसंस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट दिया है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष प्रबलतम है? तो यह प्रत्याशी समाजीकरण। योगेंद्र सिंह संस्कृतिकरण को एक प्रत्याशी समाजीकरण की प्रक्रिया मानते हैं। निम्नलिखित में से किसने सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा का उपयोग भारतीय समाज के अध्ययन में किया? तो ये क्या है? मैकिम मैरियट ने। मैकिम मैरियट ने भारत के किशनगढ़ी नामक गांव में अपने अध्ययन में लघु एवं महत्व परंपरा के मध्य संप्रेक्षण की प्रक्रियाओं को स्पष्टीकरण हेतु सार्वभौमिकरण तथा संकुचितीकरण या स्थानीयकरण की दो अवधारणाओं का विकास किया है। उन्हें सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया का उल्लेख सांस्कृतिक प्रसार की प्रक्रिया को दर्शाने के लिए कहा। जब लघु परंपरा ऊपर की ओर उठने लगती है तो वो बृहत परंपरा में परिवर्तन हो जाती है, तब उसका सार्वभौमिकरण हो जाता है। मैकिम मैरियट की दृष्टि में जब लघु परंपरा के तत्व तथा देवी देवताओं, प्रथा, संस्कार इत्यादि का फैलाव क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, तब यह फैलाव बृहत परंपरा के स्तर तक पहुंच जाता है तथा उसका मौलिक रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम सार्वभौमिकरण कहते हैं। अंग्रेजी शब्द सोशियल का अर्थ संकीर्ण या संकुचित है। इसीलिए शाब्दिक दृष्टि से वह प्रक्रिया जो समूह की भावना को संकीर्ण बनाती है या समूहों में ग्राम की स्थानीय विशेषताओं को उत्पन्न करती है, उसे स्थानीयकरण की प्रक्रिया कहते हैं। वैसे तो संकीर्णकरण या संकुचितीकरण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम उल्लेख मॉरिस ओपलर ने किया था। बाद में मैकिम मैरियट ने संकीर्णता को अधिक महत्व न देकर स्थानीय धार्मिक विश्वासों को अधिक महत्व दिया। मैकिम मैरियट संकीर्णीकरण को सार्वभौमिकरण की विपरीत विशेषताओं वाली प्रक्रिया मानते हैं। उनके अनुसार जब बृहत परंपरा के तत्व लघु परंपरा के तत्वों में सम्मिलित हो जाते हैं तो उनके स्वरूप बदल जाते हैं। बदलाव की इसी प्रक्रिया को हम संकीर्णीकरण कहते हैं। समाजशास्त्र में स्थानीयकरण का संप्रत्यय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकास के अभिकरण, जन प्रतिक्रिया एक प्रक्रिया से या एक प्रघटना से। स्थानीयकरण एक प्रक्रिया है। सार्वभौमिकता का उल्लेख करने की प्रक्रिया है यही है। लघु परंपरा ऊपर की ओर जाती है ताकि वो बृहत परंपरा का हिस्सा बन सके। यही इसका सही उत्तर है। धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था अब वैसा नहीं माना जा रहा, यह परिभाषा श्रीनिवासन की है। श्रीनिवासन ने निरपेक्षीकरण को परिभाषित करते हुए सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में लिखा है। धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा। उसका तात्पर्य विभेदीकरण की एक प्रक्रिया से भी है जो कि समाज के विभिन्न पहलुओं आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और नैतिक के एक दूसरे के प्रति संबंध में अधिक से अधिक पृथक होने में दिखलाई पड़ती है। किसने लघु तथा बृहत परंपरा शब्द को व्यक्त किया है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु तथा बृहत परंपरा को स्पष्ट किया। एवं बृहत परंपराएं जैसे सामाजिक अवधारणाओं का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकन मानवशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया था। उन्होंने इन दोनों अवधारणाओं का प्रयोग मैक्सिको के कुछ समुदायों में होने वाले सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण के लिए किया था। परंपरा का वर्गीकरण सभ्यता के उद्विकास सिद्धांत पर आधारित है। परंपरा का वर्गीकरण सभ्यता के उद्विकास सिद्धांत पर आधारित है क्योंकि साधारणतः लघु संस्कृति बृहत संस्कृति की ओर बढ़ती है।
महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जो परंपराएं सामान्य जन या निर्धर कृषकों की होती है उसे लघु परंपरा कहते हैं। वह परंपरा समाज में सदियों से चली आने वाली अलिखित परंपरा है। जो प्रथाएं धर्म ग्रंथों एवं आदि ग्रंथों पर आधारित हैं उसे हम वृहत परंपरा कहते हैं। यह परंपरा समाज के संभ्रांत वर्ग यानी कुलीन वर्ग यानी एलीट वर्ग या चिंतनशील लोगों होती है। रेडफील्ड ने लघु परंपरा एवं वृहत परंपरा की अवधारणाओं का प्रयोग कृषक समाज की संस्कृति एवं शहरी संस्कृति की संस्कृति के बीच को स्पष्ट करने के लिए किया। उन्होंने ग्रामीण परंपरा को अनौपचारिक, शहरी परंपरा को औपचारिक परंपरा माना है। रेडफील्ड ने ग्रामीण एवं शहरी परंपरा के वर्गीकरण के आधार पर लोक शहरी छिनका या निरंतरता फोक अर्बन कॉन्टिन्यूम की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। सी दुबे ने 5 प्रकारों की परंपराओं का उल्लेख किया है, जो है शास्त्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय, पश्चिमी एवं उभरती हुई राष्ट्रीय परंपरा। समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं वृहत परंपरा की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया था। ये क्वेश्चन तो कृषक समाज आधा समाज है। कृषक समाज आधा समाज है, इस किसने कहा था? ये जॉर्ज फास्टर ने कहा था। जॉर्ज फास्टर ने कहा कि कृषि समाज आधा समाज है। जॉर्ज खुद तो फास्टर थे पर कृषि समाज को आधा समाज बता रहे थे। याद करने का तरीका है ये। इसलिए कृषिक संस्कृति आधी संस्कृति है। Peasant society is a half society, so the peasant culture is a half culture। यह कथन जॉर्ज फास्टर का है। में से कौन लघु परंपरा का अंग नहीं है? लघु परंपरा जो छोटी होती है, लोक कथाएं होती हैं, दंत कथाएं होती हैं, विवाह गीत होते हैं, जो कि ओरली हम लोग को पता रहती है। लेकिन जो वृहत परंपराएं होती हैं वो है रामायण। धार्मिक क्रियाकलापों, रीति रिवाजों, लोकगीत, लोक कथा, लोक नृत्य, जादू क्रियाओं का लिखित साहित्य नहीं है, वे लघु परंपराएं कहलाती हैं। लघु परंपराओं का जन्म और विकास अशिक्षित कृषक समुदायों में होता है और वहीं से उसे स्थायित्व भी मिल जाता है। जिस परंपराओं का उल्लेख धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिनकी विषय वस्तु शास्त्रीय एवं संस्कृति है, जो लिखित, व्यवस्थित एवं चिंताशील है और जिनका दायरा संपूर्ण देश है, वो वृहत परंपराएं कहलाती हैं।